Hello everyone, my name is Vivek Sharma and I will be dealing with current affairs in समाधान सेक्शन। अब निर्णय आईएएस के इस इनिशिएटिव में आज हम कौन कौन सी चीजें कवर करने वाले हैं एक बार उसके ऊपर नजर दौड़ा लेते हैं। फर्स्ट थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड एक आर्टिकल है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। इंटरनेशनल रिलेशन में दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पीएम की नाइजीरिया विजिट एंड मोरी ट्राइब का एक डांस है हक्का डांस, जो कि रिसेंटली आपने एक वायरल वीडियो में भी देखा होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कशन रखेंगे। देन थर्ड जो हमारा मेजर पोर्शन है दैट इज सिक्योरिटी, और इसमें हम हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जानेंगे बिकॉज इंडिया ने अभी रिसेंटली 1500 किलोमीटर के एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है। तो आइए समझते हैं इन आर्टिकल्स के बारे में एक एक करके डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की कंट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है एंड कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस आर्टिकल में उसके बारे में डिपिक्ट किया गया है। अब इस आर्टिकल का बेस है एक आपकी ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस को क्वांटिफाई करता है, बेसिकली वेरियस सोर्सेज से जो आपका ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है, चाहे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो, डिफॉरेस्टेशन हो, या आपकी लैंड यूज पैटर्न का चेंज होना हो, इन सभी चीजों से जो कार्बन एमिशन आपको देखने को मिल रहा है उसको क्वांटिफाई करके ये बताता है कि भाई एक्चुअल में आज की डेट में कितना कार्बन एमिट हुआ है वर्ल्ड के अंदर। अब इस बार की इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेटली 37.4 बिलियन टन कार्बन का एमिशन हुआ है। मेजर इकोनॉमीज में अगर बात की जाए तो इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर कार्बन एमिशन इंक्रीज हुआ है 4.6% से, बाकी सभी कंट्रीज को हमने पछाड़ दिया इसमें। तो द थिंग इज, अगर बात की जाए ग्लोबल वार्मिंग के अंदर 70% तक कंट्रीब्यूट करता है लॉन्ग टाइम में आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर देखें तो 70% रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के लिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड ओवरऑल अगर हम 1000 ईयर्स की बात की जाए तो ये 1000 ईयर्स तक भी 10 to 20% कंट्रीब्यूट करता ही रहेगा। तो आने वाले समय में कार्बन एमिशन की वजह से, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। जैसे हम यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई ऑलमोस्ट अ चांस है हमारे पास कि अगले 6 सालों में अगर यही कार्बन एमिशन का स्तर चलता रहा तो अगले 6 सालों में जो हमने पेरिस एग्रीमेंट के अंडर कमिटमेंट की थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं करने देंगे, वो कमिटमेंट हम फेल कर जाएंगे, कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। बट इसके साथ साथ आपको यह भी समझना जरूरी है, कई बार यूपीएससी आपसे पूछ लेता है कि ग्रीन हाउस गैस होती क्या है और किस फिनोमेना के बेसिस पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको यह कहूंगा कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अब अर्थ के ऊपर क्या होता है कि सूरज की किरणें आती, अब इसमें से कई किरणें आपको पता होगा हीट बजट के बारे में ट्रैप हो जाती है अर्थ के अंदर। अब ये जो रेडिएशंस आई होती हैं ये होती है शॉर्ट रेडिएशंस, शॉर्ट वेव्स होती है। बट अर्थ जब इसको कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इन चीजों को अब्सॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट बैक करती है जो हीट को, वो होती है लॉन्ग रेंज की। अब ये जो लॉन्ग रेंज है ये आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज है अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और इनके पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से ये हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एक्चुअल में ये कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये। क्योंकि अगर ये ना होती तो अर्थ का टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता और यहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी ना हो पाती। अब ऐसी कई गैसेस हैं जिसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC, इनको याद रखना जरूरी है। अब क्यों हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अबंडेंट है इन सभी गैसेस में से, तो दैट्स व्हाई हम यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ज्यादा जिक्र करते हैं। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे हम कम कर सकते हैं या इसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन है, तो यहां पर मैं कहूंगा कि भाई देखो, सबसे पहले आज के डेट में हम फॉसिल फ्यूल को छोड़ के अगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर लें, जैसे सोलर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है, तो पॉसिबली हम यहां पर एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप कार्बन सिंक को इंप्रूव कीजिए, जहां पर आप क्या कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाइए, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लीजिए जिससे जो मिमिक करे फोटोसिंथेसिस को। ऐसी कई जगह हमने कोशिश भी की है, तो वो आप कार्बन सिंक को इंप्रूव कर सकते हो। फिर दूसरी चीज आप यहां पर ये कर सकते हो, तीसरी चीज आप यहां पर ये कर सकते हो कि आप यहां पर अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव कीजिए कि एनर्जी की वेस्टेज ही ना हो।
अगर एनर्जी वेस्ट कम होगी तो इससे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, फॉसिल फ्यूल कम बर्न होगा एंड ओवरऑल आप क्या देखेंगे, कार्बन जो एमिशन है वो रिड्यूस हो सकता है। इसके अलावा ग्लोबल कॉपरेशन भी इसके लिए बहुत जरूरी रहेगा। किसी एक कंट्री के वर्क करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो इस आर्टिकल में आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हों। देखिए, इसके अंदर आपको गैसेस के ऊपर, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है एंड एक हाई प्रोबेबिलिटी मतलब इस प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको आ सकती है, जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है। तो मैं आज चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल पर्सन या कंट्री कौन सी है। आज के कमेंट सेक्शन में आपका इस जवाब का मैं वेट करूंगा। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी जो अगला आर्टिकल है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की नाइजीरिया की विजिट को लेके, अफ्रीका की इस विजिट को लेके ये कहा जा रहा है कि इट्स अ सक्सेसफुल विजिट। अब क्यों इसे सक्सेसफुल कहा जा रहा है? कहते कुछ फील्ड्स में हमने अपने कॉपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए यहां पर फोकस किया है। अब जैसे यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीर, ये इनके हाईएस्ट आप ये कह सकते हो कि अवार्ड है, ये हाईएस्ट ऑनर से, यहां पर नेशनल ऑनर से इन्होंने हमारे को सम्मानित किया। देन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले 60 सालों से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके साथ काफी अच्छे चल रहे हैं, बिकॉज हमारे कंसर्न्स जो हैं वो लगभग कॉमन है। पॉवर्टी, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, ये कुछ कॉमन कंसर्न है ट्रिपल पी, जिसको अगर आप देखें तो दोनों कंट्रीज में कॉमन है। अगर यहां पर देखा जाए तो 2007 की विजिट जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यहां पर विजिट हुई थी हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद ये दूसरे किसी प्राइम मिनिस्टर की विजिट है पिछले 15-20 सालों में। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा ग्लोबल साउथ के कॉपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो ग्लोबल साउथ के कॉपरेशन में नाइजीर एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, अफ्रीका की एक बड़ी इकोनॉमी है, तो इसके साथ रिलेशन इंप्रूव करना हमारे लिए काफी लाजमी हो जाता है। अब इसके लिए हमने करा क्या है? कहते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारी बहुत अच्छी है। लगभग 200 कंपनीज हैं हमारी जो यहां पर वर्क कर रही है नाइजीरिया के अंदर, एंड ये गवर्नमेंट के बाद सबसे बड़ी इंप्लॉयमेंट देने वाली आपकी एजेंसी है। मतलब इंडिया वालों की जो यहां पर आप ये कह सकते हो कि जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं वो सेकंड नंबर पे आपकी जॉब प्रोवाइड करती है। बट इनको भी कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर इतना अच्छा नहीं है, तो जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि अक्सर जो डिलेज हैं, यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है आपकी इंक्रीज कर जाएगी और जिसकी वजह से प्रॉफिटेबल नहीं रहता। फिर कई बार आपको कंपटीशन चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के साथ यहां पर करना पड़ता है, तो कॉम्पीट करने में भी कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी सारी एनर्जी इन्वेस्ट होती है। ओवरऑल हमने $27 बिलियन यहां पर इन्वेस्ट कर रखे हैं एंड एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को यहां पर हम एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पर हमने एग्रीमेंट साइन किए कि हम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर फोकस करेंगे, कस्टम कॉपरेशन के ऊपर फोकस करेंगे एंड हम यहां पर सर्वे कॉपरेशन के ऊपर भी एक दूसरे के साथ आने वाले समय में मिलके वर्क करेंगे। अब बायलैटरल ट्रेड्स की बात की जाए तो हम ऑयल के इंपोर्ट में कहीं ना कहीं 7% ये हमारे कंट्रीब्यूट करता है, बट 7 से 12% के बीच में कंट्रीब्यूट करता है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो बायलैटरल ट्रेड्स हमारी समवेयर अराउंड $14 बिलियन की है अभी। ये आने वाले समय में फर्दर इंक्रीज ही होगी। अब यहां पर कुछ हमने कंसेशनल लोन यहां पर इन्हें $100 मिलियन के प्रोवाइड किए। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर स्टैब्लिश किए। एंड डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई हमारे कॉमन कंसर्न है, जैसे सेपरेटिज्म हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, पायरेसी हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, इन फ्रंट्स पे हम मिलके काम करने की बात कर रहे हैं एंड मिलके ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग करेंगे एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी हेल्प करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स कहीं ना कहीं आपको ये याद रखनी चाहिए। अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि देखो 1960 में जब से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिया की लोगों की मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो एजुकेशन और डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर मतलब टीचर्स और डॉक्टर बहुत सारे नाइजीरिया में शिफ्ट हुए हैं। बट यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि ये जो हमारे लोकल डायस्पोरा यहाँ पर आपको मिलता है, तो इसको कैसे हम कल्चरल टाइज को इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं विद नाइजीरिया। तो यहाँ पर वैसे तो बॉलीवुड का भी मेजर रोल है, बॉलीवुड भी काफ़ी फेमस है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखने की कैसे हम नाइजीरिया के साथ मिलके वर्क कर रहे हैं। अब देखिए इसमें हर रिलेशन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो ऐसे ही कुछ चैलेंजेस अभी हमारे को देखने को मिल रहा है कि भाई देखो पायरेसी एक प्रॉब्लम है
खासकर सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ पर बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो हुतीज और हिजबुल्लाह का यहाँ पर डर है पूरे इस एरिया में, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमारी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी हो सकती है। एक लॉजिस्टिक चैलेंज, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई नाइजीरिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है। कंपटीशन चाइना, रशिया और वेस्ट से देखने को मिल रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। अब आने वाले समय में अगर हम बात करें, हमारी जो ट्रेड है वो अभी तक एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रही है, दैट इज ऑल अबाउट हमारा ऑयल इंपोर्ट। अब हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम ऑयल के बियॉन्ड कैसे पार्टनरशिप को प्रमोट कर सकें, तो ये हमारा यहाँ पर फोकस रहना चाहिए। अब अगर आपको टाइज को इंप्रूव करना है तो डाइवर्सिफाई करोगे, डाइवर्सिफाई मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और फार्मास्यूटिकल में कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड इवन डिफेंस कॉपरेशन में ट्रेनिंग और टेरर के एरिया में हम एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बेटर कॉपरेट और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही कंट्रीज सेम टाइप की प्रॉब्लम से हम जूझ रही हैं। तो रीजनल कॉपरेशन में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस और जैसे ग्लोबल साउथ कॉपरेशन में नाइजीरिया हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट अलाई का रोल अदा कर सकता है। नाउ कम्स द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज क्वाइट सिंपल। मोरी ट्राइब के बारे में हमें जानना है, एंड यहां पर हाका डांस के बारे में। इन दो चीजों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और एक आपकी ट्रीटी है यहां पे, इस ट्रीटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज ट्रीटी ऑफ वाइंगटंगी, सॉरी। अगर इस ट्रीटी की बात की जाए तो 1840 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, उस समय के क्राउन प्रिंस, जो ब्रिटेन क्राउन के प्रिंस थे, और मोरी ट्राइब के चीफ के बीच में, ताकि एक पीस को एस्टैब्लिश किया जा सके मोरी और ब्रिटिश क्राउन के बीच में। अब हाल फिलहाल में क्या हुआ कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में एक ट्रीटी प्रिंसिपल बिल लेके आए, जिससे कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि इस पूरे 184 ईयर ओल्ड जो आपकी ट्रीटी है, इसको चेंज करने की बात हो रही है। चेंज इन द सेंस कि किस तरह से इसे इंटरप्रेट किया जाए। अब मोरी ट्राइब जो है वो ये मान रहा है कि भी इससे इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लाइक इनको चीजें दी गई थी, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन की जा रही है। तो यहां पर हक्का इनका ही डांस है, बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा डांस है, जहां पर चेस्ट के ऊपर थंपिंग की जाती है, लाइक आप बहुत सी आईज मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत चैंटिंग की जाती है, मतलब बोलते बोलते ये डांस होता है कि कुछ बोल रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज में ये। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये अपने चाहे दुश्मनों की बात करें, चाहे दोस्तों को कहीं ना कहीं वेलकम करने की बात की जाए, या किसी फेस्टिवल की बात की जाए, उन सभी जगह पर ये डांस किया जाता है इनके द्वारा। अब यहां पर आपको याद रखना है कि एक्चुअल में ये पॉलिनेशिया से 1000 साल पहले मोरी ट्राइब न्यूजीलैंड आए थे, इंडिजिनस पीपल हैं न्यूजीलैंड के, एंड यहां पर पोस्ट कॉलोनाइजेशन कहीं ना कहीं इनके लैंड्स को कैप्चर किया गया था, जिसकी वजह से इनके कंसर्न रहते हैं स्टेट के साथ। तो ये न्यूजीलैंड का मैप है, तस्मान सी है, ये पैसिफिक है। अगर ये नर्दर्न आइलैंड्स की बात की जाए, ये आपके सदर्न आइलैंड्स की बात की जाए, तो ये पूरा आपका एरिया आ जाता है, कौन से वाला, ये एरिया है आपका न्यूजीलैंड का, पैसिफिक में और तस्मान सी के बीच में आपका ये लोकेटेड है। आइए अब बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, सबसे पहले आप समझो कि अगर कोई स्पीड, साउंड की स्पीड, मतलब कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से चल रही है, उसको हम कहते हैं 1 मैक। क्या कहते हैं? 1 मैक, यानी सोनिक है चीज। अगर वो साउंड की स्पीड से तेज चल रही हो, यानी आपको पता होगा रफली अगर हम कहें तो 330 मीटर पर सेकंड स्पीड रहती है आपकी साउंड की स्पीड एयर के अंदर। अगर कोई इससे ज्यादा है, मतलब समवेयर अराउंड 390 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, एंड समवेयर अराउंड 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक वो मेंटेन करके रखा है, यानी 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड, तो इसे हम सुपरसोनिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सुपरसोनिक। बट इन केस अगर इससे भी ज्यादा किसी की स्पीड हो जाए, मान लो 2000 या 10,000 या 20,000, तो इस केस में इसे कहा जाता है हाइपरसोनिक। क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक। तो ये 3 टाइप की आपकी मिसाइल सिस्टम होते हैं। एक सबसोनिक भी होता है, जो अगर आपकी साउंड की स्पीड है उससे कम स्पीड पे आपकी कोई मिसाइल चलती हो तो उसे सबसोनिक भी कहा जाता है। अभी इंडिया ने 1500 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल को टेस्ट किया है। अब इसका अभी नाम तो फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट आप एक चीज याद रखना कि बहुत लिमिटेड कंट्रीज जैसे ईरान, रशिया, यूएस, चाइना, ऐसी कंट्रीज की हम श्रेणी में आ गए हैं जिनके पास ये आपकी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल होगी।
अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड ओवर, ये बैलिस्टिक मिसाइल को इजीली कैप्चर कर सकते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल की इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। तो यहां पर हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको बीट करके, यानी एक स्टिल्थ टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सकें, जिससे हम अपने दुश्मनों के इलाकों में इंट्रूड करके कहीं ना कहीं उनको एलिमिनेट कर सके, उनके टारगेट्स को एलिमिनेट कर सके। तो वो चीज यहां पर हमारा फोकस है। तो याद रखना, हाइपरसोनिक मींस 5 मैक से ऊपर की स्पीड है। हाँ, इसकी जो ट्रेजेक्टरी है थोड़ी लो रही है कहीं ना कहीं। अगर बात की जाए, इसको इंडिजिनियसली इन हाउस बिल्ड किया गया डीआरडीओ के द्वारा। एंड अभी पेलोड कैपेसिटी इसकी वेरियस जो आपकी लाइक आर्म फोर्सेस हैं, चाहे मिलिट्री की बात हो, नेवी की बात हो या एयरफोर्स की, उसके हिसाब से अलग अलग टाइम पे हम बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए टर्मिनल मैनोवर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि भी एंड टाइम पर अगर आपको हल्की सी पोजीशन चेंज करनी हो तो वो पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर स्पीड सबसोनिक है 1 मैक से नीचे, सुपरसोनिक 1 से 5 तक होता है वैसे, एंड अगर हाइपरसोनिक बात करें तो ये आपका क्या हो जाता है 5 मैक। अगर 1 मैक है तो इसे सोनिक या ट्रांससोनिक भी कहा जाता है। तो ये स्पीड आपको याद रखनी है। और इसमें एवेंगार्ड जो रशिया की है उसको याद रख लेना। बाकी इंडिया ने भी अभी इसमें नई अपनी एक डेवलप कर ली है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस आर्टिकल्स। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आई होप आपको डिस्कशन में मजा आया हो। तो कमेंट बॉक्स में बताना जो आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, प्लीज मेक श्योर आप इसका रिप्लाई जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।